तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्क्स वंडर्स में, जहां हम बात करेंगे राजभाषा इस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंशियल रूल्स रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। हमारा ये क्लास उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो रेलवे में होने वाले डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, चाहे वो ग्रुप बी का एग्जाम हो, चाहे टेक्नीशियन से जेई का एग्जाम हो, चाहे वेलफेयर इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, या फिर जो भी एग्जाम जो रेलवे में प्रमोशनल एग्जाम होते हैं, उन सारे लोगों के लिए हमारा ये जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां हम डिस्कस करेंगे राजभाषा इस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंशियल रूल्स के बारे में। तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल है वर्क्स वंडर्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल, जो रिलेटेड है राजभाषा से। क्या पूछा गया है? फ्रॉम विच डेट सेक्शन 3 of the Official Language Act 1963 टेक इफेक्ट। जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 है, उसका जो भाग 3 है, सेक्शन 3 है, वो कब से इफेक्ट में आया था? तो उसका सही आंसर है 26 जनवरी 1965, 26 जनवरी 1965। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में जो आया था, उसका जो सेक्शन नंबर 3 है, वो कब से इफेक्ट में हुआ था? 26 जनवरी 1965, 26 जनवरी 1965। नेक्स्ट है, विच डेट डिड द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन? तो पूछा गया कि भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को कब जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अपनाया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा सितंबर 14 1949, 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को संविधान द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट है, हाउ मेनी राज्यसभा मेंबर आर देयर इन दी ऑफिशियल जो कमिटी है, ऑफिशियल कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज? तो राज्यसभा से कितने मेंबर होते हैं कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज? ऑफिशियल लैंग्वेज की जो पार्लियामेंट्री कमिटी होती है, उसमें राज्यसभा से कितने में सदस्य होते हैं? तो टोटल 10 10। कितने? टोटल 10। लोकसभा से कितने होते हैं? लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा से टोटल होते हैं 20 सदस्य। तो दोनों मिला के हो जाता है टोटल 30 मेंबर होते हैं। लोकसभा से 20, राज्यसभा से 10। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ अवार्ड गिवन फॉर राइटिंग ओरिजिनल बुक इन हिंदी ऑन टेक्निकल रेलवे सब्जेक्ट? क्या पूछा गया है कि वो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, वो कौन सा अवार्ड दिया जाता है, किसके लिए? ओरिजिनल बुक राइटिंग के लिए। किस? इन हिंदी। हिंदी में ओरिजिनल बुक राइटिंग लिखा होना चाहिए। कौन सा टॉपिक होना चाहिए? को किसी भी टेक्निकल रेलवे सब्जेक्ट में, कोई भी टेक्निकल तकनीकी रेलवे विषय जो है उस पे लिखा होना चाहिए। तो उसके लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सही आंसर है लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन अवार्ड। क्या है? लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन अवार्ड जो है वो दिया जाता है। जो बुक लिखा जाता है हिंदी में किस विषय से संबंधित? टेक्निकल रेलवे सब्जेक्ट, तकनीकी विषय से संबंधित। नेक्स्ट है क्वेश्चन जो हमारा पूछा है गया है, इन केस ऑफ बुकिंग ऑफ पीटीओ टिकट डैश इज चार्ज? तो पीटीओ क्या है? पीटीओ में क्या है, जो हम लोग का प्रिविलेज पास और रहता है, उसके अलावा हम लोग को पीटीओ दिया जाता है। सभी लोगों को कमेंट सेक्शन पे बताना है कि ग्रुप सी रेलवे कर्मचारी को एक वर्ष के दौरान कितने पीटीओ दिए जाते हैं? तो यहाँ पे पूछा गया है इन केस ऑफ पीटीओ, अगर पीटीओ टिकट रहता है तो उस केस में कितना चार्ज किया जाता है? तो जितना फेयर होता है उसका 1/3 और राउंड ऑफ
नेक्स्ट हायर 5, मतलब कि 1/3 जितना फेयर है, अगर 90 रुपये भाड़ा है तो इसका 1/3 यानी 30 रुपये। अगर मान लीजिए 100 रुपये है तो 33 आता है, तो उस केस में नेक्स्ट हायर 5 क्या होगा, उस केस में 35 रुपये दिया जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो इसका सही आंसर क्या है, 1/3 ऑफ द बेस फेयर राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट हायर 5, राउंडेड टू द नेक्स्ट हायर 5। यहाँ पे अगर आपको सिर्फ 1/3 ऑफ द बेस फेयर दिया जाएगा और आप उसमें टिक मार देते तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। जहाँ पे 1/3 बेस फेयर राउंडेड ऑफ नेक्स्ट हायर 5 रहेगा, वो आपका आंसर होना चाहिए, वो आपको आंसर करना है। अगर सिर्फ आप 1/3 ऑफ द बेस फेयर मार देते हैं तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। उसमें आपको नेक्स्ट हायर ऑफ 5, राउंडेड ऑफ जो हायर 5 है वो अगर रहेगा तो आपका वही आंसर हो जाएगा, कि 1/3 तो रहता ही है, प्लस नेक्स्ट हायर 5 जो राउंड ऑफ होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज CRAC स्टैंड फॉर। CRAC से क्या संबंधित है, इस क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कंसाइनी रिसिप्ट एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट। CRAC का फुल फॉर्म क्या है, कंसाइनी रिसिप्ट एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट। क्या होता है, रेलवे में क्या होता है, जब माल जो सप्लाई दिया जाता है, जो माल प्रोवाइड किया जाता है, तो उसका एक कंसाइनी रहता है जिसके पास जो सामान है वो देना होता है। तो उससे रिलेटेड क्या होता है, एक रिसिप्ट क्या करना पड़ता है, लेना पड़ता है। और जब वो रिसिप्ट फिर सबमिट किया जाएगा कंसर्न ऑफिस में, तब फिर क्या होगा, उसका बिल पास होगा, उसको बिल के लिए प्रोसेस मिलता है। तो क्या है, कंसाइनी रिसिप्ट एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट। ये क्या होता है, बिल के टाइम में जमा करना होता है। CRAC, कंसाइनी रिसिप्ट एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है, द परफॉर्मेंस गारंटी फॉर द वर्क कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी सबमिटेड विद इन हाउ मेनी डेज। तो परफॉर्मेंस गारंटी जो है वो कितने दिनों के भीतर सबमिट करना पड़ता है। परफॉर्मेंस गारंटी सबमिट करना पड़ता है 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू ऑफ LOA, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। LOA का फुल फॉर्म क्या है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल जाएगा। मान लीजिए कोई क्या ठेकेदार क्या करना चाहता है, काम करना चाहता है, तो जब वो टेंडर भरता है तो टेंडर उसको मिल जाता है, तो फिर क्या होता है, LOA इशू होता है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इशू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसे PG यानी परफॉर्मेंस गारंटी का जो अमाउंट है वो जमा करना होता है। और कितने दिनों के भीतर जमा करना पड़ता है, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू ऑफ LOA। LOA इशू करने के 60 दिनों के भीतर जो है उसे PG मनी जमा करना पड़ता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, इन केस ऑफ सेफ्टी कैटेगरी आइटम, इन केस ऑफ सेफ्टी कैटेगरी आइटम द वेटिंग ऑफ NS इंडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड अप टू। तो क्या पूछा गया है, जो नॉन शेड्यूल इंडेंट है उसके लिए कितने अमाउंट तक वेटिंग कराने का मतलब क्या है। अगर सेफ्टी कैटेगरी के आइटम में कोई बदलाव करना पड़ता है तो उससे क्या होता है, फाइनेंस से वेटिंग कराना पड़ता है। अगर 10 लाख से कम का है वो आइटम जो वेटिंग कराना है, वेरिएशन होना है, तो वो क्या है, 10 लाख से कम का है, तो उस केस में सेफ्टी कैटेगरी के लिए एक क्राइटेरिया रखी गई है कि 10 लाख से कम का जो अगर अमाउंट होगा तो उस केस में वेटिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है, इन द कंट्रीब्यूशन मेड फॉर NPS ड्यूरिंग सस्पेंशन। ये क्या है, इस्टेब्लिशमेंट से है। तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। साथ ही कमेंट सेक्शन पे आप हमें आंसर बता सकते हैं कि सस्पेंशन करने के लिए, किसी भी रेल कर्मचारी को सस्पेंड करने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म जारी किया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन मेड फॉर NPS ड्यूरिंग सस्पेंशन। सस्पेंशन के दौरान जो NPS का कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा। तो सस्पेंशन के दौरान कोई भी डिडक्शन नहीं होता है।
नो डिडक्शन ड्यूरिंग सस्पेंशन, नो डिडक्शन ड्यूरिंग सस्पेंशन, सस्पेंशन के दौरान कोई भी डिडक्शन एनपीएस के लिए नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है the basis of calculating overtime in case of a running staff। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है रनिंग स्टाफ अंडर प्रोविजन ऑफ HOER तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑन 2 वीकली बेसिस, 2 सप्ताह के बेसिस पर क्या होता है ओवर टाइम कैलकुलेट किया जाता है किसी भी रनिंग स्टाफ का। किसी भी रनिंग स्टाफ का जो ओवर टाइम कैलकुलेट होता है वो 2 सप्ताह के बेसिस पर, मतलब एक साथ 2 सप्ताह को कंसिडर किया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है admissibility of HRA in case of both husband and wife working in the same station and live in a rented house and the rent receipt is issued in the name of husband। तो क्या पूछा गया है कि HRA किसको एडमिसिबल होगा, किसको दिया जाएगा अगर रेलवे कर्मचारी जो है वो हस्बैंड भी है और वाइफ है और दोनों क्या है एक ही जगह पर कार्यरत है, दोनों एक ही जगह पर काम करते हैं और दोनों ही क्या करते हैं रेंटेड हाउस में रहते हैं और जो रेंटेड हाउस का रिसिप्ट है वो क्या है पति के नाम पे है। तो उस केस में HRA जो होगा वो कैसे एडमिसिबल होगा, तो HRA जो एडमिसिबल होगा, HRA जो दिया जाएगा वो दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों को दिया जाएगा। उस केस में HRA जो है हस्बैंड और वाइफ दोनों को दिया जाएगा यदि दोनों एक ही स्थान पर पोस्टेड हैं और दोनों कोई रेंट के यानी भाड़े के घर पे रहते हैं और जो रेंट का रिसिप्ट आता है वो पति के नाम पर आता है, तो उस केस में जो होगा HRA दोनों हस्बैंड और वाइफ को दिया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे एम्प्लॉय कैन अवेल AILTC facility once in a block of how many year on surrender of privilege pass of the calendar year। तो क्या है 4 साल, 4 साल के अंतराल में क्या है अगर 4 साल के अंतराल तक क्या किया जाता है पास को प्रिविलेज पास को सरेंडर किया जाता है तो उस केस में AILTC जो फैसिलिटी है इसमें दौरान क्या होता है भारत में क्या है कहीं भी ट्रैवल करने साथ ही साथ ठहरने और खाना खाने की जो फैसिलिटी है वो दी जाती है। तो उसका अंतराल क्या होता है 4 साल का अंतराल होता है। 4 साल का कैलेंडर ईयर का जो पास होता है वो सरेंडर करना पड़ता है AILTC फैसिलिटी जो होता है उसके लिए। इसका अगर फुल फॉर्म बोले तो ऑल इंडिया लीव ट्रेवल कंसेशन, ऑल इंडिया लीव ट्रेवल कंसेशन, ये होता है फुल फॉर्म AILTC का, ऑल इंडिया लीव ट्रेवल कंसेशन। ये क्या है ऑप्शनल बेनिफिट है, अगर कोई रेलवे कर्मचारी चाहता है तो वो ले सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा 4 साल तक का जो प्रिविलेज पास है उसको सरेंडर करना पड़ेगा और 4 साल तक उसको फिर पास नहीं मिलेगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं ये हमारा फ़ोन पे है, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें सब्सक्राइब करें वर्क्स वंडर्स को और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।